हेलो मित्रों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे। देखिए मित्र, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो संविधान का 11वां भाग चल रहा था और इस 11वें भाग में हमने केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध के बारे में अध्ययन कर रहे थे। केंद्र एवं राज्य के बीच के बारे में जो मैं अध्ययन कर रहा था तो उसमें मैंने विधायी संबंध, केंद्र एवं राज्य के बीच जो विधायी संबंध थे उन सारे विधायी संबंध के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे मैंने सारे अनुच्छेद के बारे में चर्चा किया था। जैसा कि हमने कहा था कि जो भाग 11 और 12 दोनों, अगर हम कहें भाग 11 और भाग 12 दोनों का संबंध जो है वह केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी संबंध है। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, आप ऐसे करिएगा संबंध, ठीक है। और इस संबंध के बारे में मैंने आपको बताया था कि केंद्र एवं राज्य के बीच में 3 प्रकार के संबंध होते हैं, एक विधायी संबंध और एक प्रशासनिक संबंध और एक वित्तीय संबंध। ये 3 प्रकार के संबंध हैं। अब ये चीज़ें मैंने आपको उस समय भी बताया था कि जो विधायी संबंध है वह अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर 254 तक हम देख लेते हैं और प्रशासनिक संबंध 255 से लेकर हम देख लेते हैं 264 तक, ठीक है। और वहीं पर वित्तीय संबंध 265 से लेकर हम मान लेते हैं 293 तक, ठीक है। कहने का मतलब ये जो तीनों आप देख रहे हो ये केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी संबंध को बताते हैं। इन दोनों का संबंध, जी हाँ, इन दोनों का संबंध अगर हम बोलें तो इन दोनों का जो संबंध है वह भाग 11 से है, और इसका संबंध जो है इसका संबंध भाग 12 से है, संविधान के भाग 12 से है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि उसी से जुड़ी हुई टॉपिक है तो थोड़ी भूमिका बनाना यहाँ पर आवश्यक था। तो देखिए ये चीज़ें तो आप देखें, इसमें अब हम देख लेते हैं। मैंने कहा था कि इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो प्रशासनिक संबंध से होगा। देखिए यहाँ पर हम किस अनुच्छेद में क्या है वो हम नहीं आपको बताएंगे, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिस पर लेक्चर देना आवश्यक है। जैसे अगर हम देखें केंद्र एवं राज्य, ठीक है, केंद्र एवं राज्य की अगर हम बात करें तो अगर हम देखें प्रशासनिक संबंध में, जैसे कार्यपालक के रूप में अगर हम शक्ति देखें यहाँ पर, ठीक है, इनकी अगर हम शक्ति के रूप में देख लें। इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश, उसके बाद आप देख सकते हैं समन्वयकारी, जी हाँ, समन्वयकारी के रूप में। इसके बाद देख लेते हैं लोक सेवा के रूप में। इसके बाद अखिल भारतीय सेवा, ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। देखिए हम आपको, अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तभी ये चीज़ें और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये चीज़ें उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये पिछले वाले वीडियो से ही संबंधित है, जिसमें मैंने क्या मुद्दा था या किस प्रकार का इशू था
उन संदर्भ में मैंने चर्चा किया था। लेकिन मैं आपको बस एक चीज़ यहाँ और बता देना चाहता हूँ। मैं केंद्र एवं राज्य के बीच का जो संबंध है, उस संबंध में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान की अगर हम विशेषता देखें तो 7वीं अनुसूची के आधार पर भले ही विषयों का बंटवारा क्यों ही न किया गया हो, किंतु ये केंद्र एवं राज्य के बीच में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां आती हैं, ये विशेष परिस्थितियां देखने को मिलती है जहां पर केंद्र की सत्ता क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। और किन किन परिस्थितियों में मजबूत होती है, वो सारी परिस्थितियों को यहाँ पर बताया गया है। केंद्र और राज्य के बीच के संबंध में यही बताया गया है कि इन विभिन्न मामलों में केंद्र हमेशा कहीं न कहीं राज्य सरकार पर क्या होती है, हावी होती है, जो कहीं न कहीं संघात्मक व्यवस्था की विशेषताओं का एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, खंडन हो रहा है। ठीक है, उसी चीज़ को मैं यहाँ आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप देखेंगे कार्यपालक के शक्ति के रूप में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कार्यपालिका संबंधित कार्य होते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों में होते हैं। जैसे आप समझिए कि जो आप ऐसे समझिए कर के रूप में अगर हम देखें, कर के रूप में देखें तो अगर आप देखेंगे संघ सरकार के द्वारा जो कर लगाया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा जो कर लगाया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा जो कर लगाया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा जो कर लगा है और राज्य सरकार के द्वारा जो कर लगा है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। केंद्र सरकार के द्वारा 13 प्रकार का कर लिया जाता है 13 विषयों पर, और इस पर 18 विषयों पर कर लिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे तो राज्य ज़्यादा विषयों पर कर ले रहा है, तो इसका मतलब कि राज्य की संचित निधि में ज़्यादा बढ़ावा होगा और केंद्र सरकार की संचित निधि में कम बढ़ावा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको इस तरीके से समझिए, मान लेते हैं कि आप यहाँ पर संविधान है, ठीक है, यहाँ पे संविधान है, संविधान के द्वारा इनको कर के माध्यम में एक विषयों का क्या किया गया, बंटवारा किया गया है कि केंद्र सरकार किन किन विषयों पर कर लेगी और राज्य सरकार किन किन विषयों पर कर लेगी। अब जरा समझने की कोशिश करिए। मान लेते हैं, आप ऐसे समझिए कि इनके पास, केंद्र सरकार के पास 10 ही बीघा खेत हो और राज्य सरकार के पास 50 बीघा खेत हो, लेकिन जो केंद्र सरकार के पास 10 बीघा खेत है, वहाँ पर उत्पादन की जो क्षमता है उस खेतों में वो बहुत ज़्यादा है। 1 बीघा खेत में जो उत्पादन होगा वह राज्य सरकार के 50 बीघा खेतों के उत्पादन के बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब क्या निकला, मतलब तो कुछ नहीं, यानी कि जहाँ से इनकम के स्रोत ज़्यादा प्राप्त होते हैं वो सारे विषय कर संबंधित किसके प्रकार हैं, किसके अंतर्गत हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत हैं, बाकी राज्य सरकार को कम दिया गया है। तो कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कर वसूलने के भी संदर्भ में सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, जो विभिन्न प्रकार के मंत्रालय हैं और मंत्रालयों का संबंध कार्यपालिका से संबंधित है। इसके अलावा देखिए, कुछ चीज़ें ऐसे हैं, जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है, निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देशों का पालन करना राज्य सरकार का क्या होता है, एक दायित्व होता है। अगर उस दायित्व का ये उल्लंघन करते हैं तो ऐसे भी स्थिति में राज्य सरकार पर एक्शन लिया जा सकता है। राज्य सरकार पे क्या लिया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है। जैसे वो मामला अंतर्राष्ट्रीय से रिलेशन हो या राष्ट्रीय हित से संबंधित हो, तो ऐसे मामले में हमेशा केंद्र सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है और इस निर्देश का पालन करना होता है। ठीक है, जो एक तरीके से संवेदनशील मुद्दे हों उस मुद्दे के रूप में देखा जाता है। क्लियर। इसके अलावा कुछ अगर आप देखेंगे तो समन्वयकारी के रूप में अगर आप देखेंगे तो आपको याद होगा एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 263। जी हाँ, अनुच्छेद नंबर 263। ठीक है, निर्देश के रूप में अगर आप देखेंगे जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, अनुच्छेद नंबर 356 लागू हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा काफ़ी निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, और उस निर्देशों का पालन राज्य सरकार का क्या होता है, दायित्व होता है। या तो फिर जब राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है, उन निर्देशों का ये खंडन करते हैं, तो राष्ट्रपति ऐसे स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब
वो परिस्थितियाँ भी बनती हैं। अब यहाँ पे देखिए समन्वयकारी के रूप में अगर आप देखेंगे, समन्वयकारी के रूप में अगर आप देखेंगे मित्र, तो आपको अनुच्छेद नंबर 263 में मिल जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो अंतर्राज्यीय परिषद है, तो मैंने आपको ध्यान रखिए अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं संविधान भाग 1 पढ़ा रहा था, तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन के बारे में मैंने बताया था। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के तहत 5 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था और फिर आप देखेंगे 1971 में 6वां अंतर्राज्यीय परिषद का क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो वर्तमान में कुल 6 अंतर्राज्यीय परिषद है। ये परिषद का गठन करने का कार्य किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। और इसमें ज़्यादा कौन सबसे इसका अध्यक्ष होता है, कहीं ना कहीं गृह मंत्री इसका क्या होता है, एक तरीके से अध्यक्ष होता है, ठीक है। और इसमें अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं और हर वर्ष ये बदलते रहते हैं। तो ये जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है, ये इस पर जो सर्वोच्चता होती है वो किसकी होती है, केंद्र सरकार की होती है, ठीक है। लेकिन ये समन्वयकारी के रूप में देखेंगे तो कहीं न कहीं इसमें केंद्र सरकार के द्वारा न केवल राज्यों के बीच में समन्वय बनाने के लिए निर्देश दिया जाता है, बल्कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार इनके ऊपर हावी होती है। क्लियर। हालांकि समन्वयकारी के रूप में मैंने वहाँ पर आपको बहुत चर्चा किया था कि इसका मकसद क्या होता है, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बढ़ाना और देश की जीडीपी को क्या करना, सुधार करना, और ढेर सारे ऐसे कार्य होते हैं। लेकिन ये समन्वयकारी की जो व्यवस्था होती है कौन करती है, केंद्र सरकार ही करती है, और ये कहीं ना कहीं राज्यों को क्या करती है, निर्देश देती रहती हैं। क्लियर। तो ये अनुच्छेद नंबर 263 के रूप में देखना। आप लोक सेवा के रूप में, अगर हम लोक सेवा के रूप में देखें मित्र, जैसे हम बात कर लेते हैं डीएम, जो डीएम होता है, इस डीएम की अगर हम बात करें तो लोक सेवा के रूप में इनके, या अखिल भारतीय सेवा के रूप में देख लें, इन सब के बारे में अगर हम देखें, जो भी अखिल भारतीय सेवा है, आईएएस, आईपीएस, ठीक है, आईएफएस, ये सब अखिल भारतीय सेवा के रूप में होते हैं, जिनकी नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है, जिनकी भर्ती केंद्र सरकार करती है। लेकिन ये सेवा कहाँ देते हैं, राज्य सरकार में देते हैं। अब हटाने का जो अधिकार होता है यहाँ पर, वो केंद्र सरकार के पास होता है, राज्य सरकार को इनको हटाने का पावर नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ये लोक सेवक होते हैं, ये किसके ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, ये केंद्र सरकार के ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्योंकि हटाने का पावर उनके पास है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं राज्य की स्वायत्तता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक खंडन होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वो खंडन किस रूप में, संघात्मक व्यवस्था का उल्लंघन करना, ठीक है। जब राज्य के विषय की सूची, राज्य सूची विषय राज्यों को प्रदान किए गए हैं, तो उसमें जो यहाँ पे डीएम जो एक नियुक्ति किया गया है, जो एक तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा हटाया जाता है, क्योंकि हटाने का अधिकार केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति को है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में ये राज्य पर पूरी स्वायत्तता नहीं बन पाएगी, क्योंकि अगर समझिए कि जो एक तरीके से जो भी विषय संबंधित कार्य सौंपे जाते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे वो किसी सड़क निर्माण संबंधित हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं, उद्यानों के लिए हो, पार्कों के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, ये सारे जो विषय कहीं ना कहीं प्रदान किए जाते हैं विषय सूची के माध्यम से। अगर कोई प्रधान, कोई जिला परिषद या कोई विधायक अगर इस तरीके का प्रस्ताव डीएम के सामने रखता है, तो डीएम कहीं ना कहीं निरंकुश भी हो सकता है, ठीक है, निरंकुश भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, बट हटाने का पावर किसके पास है, केंद्र सरकार के है। तो ये कहीं ना कहीं संघात्मक व्यवस्था का क्या करता है, उल्लंघन करता है, ठीक है। तो कहीं ये विशेषताएँ आपको देखने को मिल रही होगी कि ये भी एकात्मक व्यवस्था को शो कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है, मैं समझ रहा हूँ कि ये थोड़ी सी चीज़ें आपको जटिल लग रही है, लेकिन आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें प्रशासनिक संदर्भ में जो ये अनुच्छेद बताए गए हैं, ये सारे ये आपको एक तरीके से ये शो करते हैं प्रशासनिक संबंध में कि प्रशासन के मामले में भी केंद्र सरकार क्या है, राज्य से ऊपर है। जिस तरीके से विधायी के मामले में
ऊपर है। तो प्रशासन के माध्यम में अगर देखेंगे तो डीएम के रूप में मैंने आपको बता दिया। राज्यपाल इस तरीके से एजेंट के रूप में कार्य करता है। वो कैसे? तो इसलिए मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जो विधेयक जो विधानमंडल के द्वारा प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो विधेयक राज्यपाल के लिए जाता है और राज्यपाल उस विधेयक को क्या कर देता है? राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर देता है। अब राष्ट्रपति की भूमिका बन जाती है कि उस पर किस प्रकार का निर्णय लें। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं जो 7वीं अनुसूची के रूप में विषयों का बंटवारा किया गया है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर केंद्र सरकार की निरंकुशता को क्या कर सकता है? शो कर सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। तो ये नियुक्ति से लेकर आप देख रहे हैं, नियुक्ति से लेकर जो समन्वयकारी है, जो केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश है, अखिल भारतीय सेवा के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति है, ये सारी चीज़ें आपको ये बता रही हैं कि भले ही 7वीं अनुसूची के माध्यम से संघात्मक व्यवस्था की बात भले ही क्यों न की गई हो, लेकिन वो ये सारी विशेषताएं हैं जहां ये संघात्मक व्यवस्था का क्या करती हैं? खंडन करती हैं और एकात्मक व्यवस्था को क्या कर रही हैं? बढ़ावा दे रही हैं। क्लियर? अब देख लेते हैं, यहाँ पर है वित्तीय संबंध। अब इस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। देखिए, वित्तीय संबंध में भी अगर आप देखेंगे, ये मैं समझ रहा हूँ आप समझ गए होंगे, राज्यपाल के बारे में, डीएम के बारे में, समन्वयकारी के बारे में, केंद्र सरकार के निर्देश के बारे में और कार्यपालक के शक्ति के रूप में केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के द्वारा कर लिया जाना और केंद्र सरकार के द्वारा कर लिया जाना। ठीक है। अब देखते हैं वित्तीय संबंध। देखिए, वित्तीय संबंध में हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर 2-3 बातें का ध्यान रखेंगे। वित्त आयोग भी हम पढ़ेंगे, इसमें हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में हम रखेंगे। जैसे अब इसको भी सुन लीजिए, अनुच्छेद नंबर अगर आप देखेंगे 268 से लेकर अनुच्छेद नंबर 271 तक। इसके बाद आप देखेंगे एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 266 है, अनुच्छेद नंबर 267 भी है, ये भी आप इसी में ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके पहले और 68 से लेकर ये 71 तक ये बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 66-67 पे हम चर्चा करेंगे भी। इसके बाद एक अनुच्छेद है 275 है और एक अनुच्छेद है 282 और एक अनुच्छेद है 280। ठीक है। ये समझिए, ये वो सारे अनुच्छेद हैं जो वित्तीय संबंध के मामले में ये शो करते हैं कि आखिर में किस स्थिति में केंद्र सरकार की स्थिति मजबूत है। क्लियर? तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए, अनुच्छेद नंबर 268 से लेकर 271 में क्या क्या बातें कही गई, बस हम उस बातों को यहाँ पर चर्चा करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और जब अनुच्छेद की बात आ जाए तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप ये प्रश्न सही कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस चीज़ में ये बात की गई है कि कर के संदर्भ में बात की गई है। किसके संदर्भ में? कर के संदर्भ में बात की गई है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अगर हम इसकी बात करें तो कर के संदर्भ में बातें कही गई हैं। और कर के संदर्भ में कैसी बातें कही गई? कर के संदर्भ में ये बात की है जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। बहुत ध्यान से सुनिएगा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी हैं, इनमें 3 बातों का ध्यान रखिएगा। पहला कि जो कर है वो कर वसूलने का काम कौन करेगा? वसूलने का कार्य कौन करेगा? एकत्र करने का कार्य कौन करेगा? एकत्र। और वितरण कहाँ होगा? वितरण कहाँ होगा? वसूलने का कार्य कौन करेगा? एकत्र करने का कार्य कौन करेगा? और कर के माध्यम से जो आय की प्राप्ति होगी वो वितरण कहाँ होगा? इन तीनों की बातें कर से संबंधित और केंद्र और राज्य को लेकर जो अनुच्छेद में चर्चा की गई है वो अनुच्छेद नंबर 268 से लेकर 271 के बीच में चर्चा की गई है। अनुच्छेद नंबर 268 से लेकर अनुच्छेद नंबर 271 के बीच में ये चर्चा की गई है। ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, निश्चित रूप से समझ में आ रही होगी कि कौन कर लेगा और कौन कर जो कर एकत्र कर रहा है उसका वितरण कैसा होगा, केंद्र और राज्य के बीच में कितना पैसा जाना चाहिए, केंद्र के पास कितना जाना चाहिए, राज्य के पास कितना जाना चाहिए, किन किन मामलों में
किन किन मामलों में केंद्र सरकार कर लेगा, किन किन मामलों में राज्य सरकार कर लेगा, और जो कर एकत्र करेगा वो कौन कर एकत्र करेगा, अपने पास कौन रखेगा, ये सारी चीज़ों का उपबंध अगर हम देखें तो अनुच्छेद नंबर 268 से लेकर 271 में किया गया है। तो यहाँ अर्थव्यवस्था आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो चूँकि जैसा कि हमारा जो संविधान का लेक्चर है वो एसएससी पेट और जो वनडे के सारे एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि ये सिविल जैसे विद्यार्थियों के लिए भी काम करेगा। अब देख लेते हैं मित्र, अनुच्छेद नंबर आपने देख लिया। अब ये देखिए अनुच्छेद नंबर 266 और अनुच्छेद नंबर 267। अनुच्छेद नंबर 266 का संबंध संचित निधि से है। अनुच्छेद नंबर 267 का संबंध किससे है? आकस्मिक निधि से है। किससे है? आकस्मिक निधि से है। और संचित निधि क्या है और आकस्मिक निधि क्या है, तो इससे संबंधित वीडियो जब याद करिए, जब मैं अनुच्छेद नंबर 112 पढ़ा रहा था वार्षिक वित्तीय वितरण, वार्षिक वित्तीय वितरण में संचित निधि और आकस्मिक निधि के बारे में मैंने वहाँ पर चर्चा किया हुआ था। ठीक है, एक बार जरूर वो वीडियो आप देखिएगा। इसके बाद आप सोच रहे होंगे अनुच्छेद नंबर 275 और अनुच्छेद नंबर 282 ये दोनों का संबंध अनुदान से है। किससे है? अनुदान से है। अनुदान से है। अनुदान से। अब 275 का संबंध अनुदान किससे रिलेटेड है? 275 का संबंध राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है राज्यों के माध्यम से, वह अनुदान की बात की गई है कि राज्य सरकार के माध्यम से अनुदान जो दिया जाता है वो बात की गई है। और यहाँ अनुदान जो एक तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है उसके अनुदान के संदर्भ में बात की गई। तो इस तरीके से देखेंगे अनुच्छेद नंबर 275 और 282 का संबंध किससे है? अनुदान से रिलेटेड है। ठीक है, अब आपको यही मैं बता दे रहा हूँ, एक अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 279 का संबंध जीएसटी से है। 279 का संबंध किससे है? जीएसटी से है। किससे? जीएसटी से है। और जीएसटी कहाँ से लिया गया था? तो कनाडा से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? कनाडा से लिया गया था। ठीक है, अब एक अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट और बच रहा है, वित्त आयोग। कौन से? वित्त आयोग। आइए वित्त आयोग पर हम बहुत ही संक्षेप में चर्चा करेंगे, लेकिन ये आम से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर? लाइट कट गई होगी मित्र, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो मुझे यहीं पर वीडियो स्टॉप करना होगा। नेक्स्ट में हम वित्त आयोग पर एक संक्षेप वीडियो में 2-4 मिनट में लेकर चले आएंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा। और वित्त आयोग एक अलग से ही टॉपिक होगी। तो इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।